नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। हम बात करेंगे अगले 1 घंटे में इसी कुछ बड़ी खबरों की। बात करेंगे कि बेटी के इंसाफ के लिए पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन जारी है। सारे अपडेट्स और इससे जुड़ी हुई सियासत आपको बताएंगे। बात ही बात इसके साथ करेंगे कि अपराधियों की जाति पर सियासत क्यों, और यूपी में अब अपराधियों की जाति पर भी सियासत हो रही है। कौन कर रहा है ये सियासत, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ बात होगी कर्नाटक की राजनीति की, जो अब बेस्ट टीचर के सम्मान के ऊपर भी आकर टिक गई है। आखिर क्यों शिक्षकों को लेकर भी सियासत हो रही है। हरियाणा की सियासत की बात करेंगे, जहां पहलवानों का सियासी दांव इस बार देखने को मिल रहा है। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने उठाए हैं इसको लेकर सवाल। तो होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। दिल्ली में हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया वीडियो संदेश। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को दी बधाई। कहा पृथ्वी को एक बेहतर ग्रह बनाने में मिलेगी मदद। ग्रीन फ्यूचर के लिए प्रतिबद्ध है भारत। भारत और सिंगापुर अपने ऐतिहासिक संबंधों को समग्र रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने को सहमत। दोनों देशों के बीच 4 अहम समझौते, डिजिटल तकनीक, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी बनी सहमति। सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार पर घिरी कर्नाटक सरकार। उडुपी के रामकृष्ण का अवार्ड के लिए हुआ था चुनाव, लेकिन हिजाब को लेकर उनके विरोध के कारण एसडीपीआई ने अवार्ड का किया था विरोध। उत्तर प्रदेश में एक इनामी बदमाश के एनकाउंटर को सपा ने बनाया मुद्दा। अखिलेश यादव ने कहा जाति विशेष के नाम पर हो रही है हत्या। बीजेपी का पलटवार, कहा जाति देखकर आतंकियों, माफियों और अपराधियों को समर्थन देना सपा का पुराना चलन। हरियाणा के विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की सियासत पर मनोहर लाल खट्टर का जवाब। कहा टिकट लेने वालों के धरने और प्रदर्शन का मतलब समझ रहे हैं लोग। जंतर मंतर का धरना थी विशुद्ध राजनीति। कांग्रेस के ट्रैप में फंसे पहलवान और खिलाड़ी। और पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को दिए राष्ट्रपति पुरस्कार को वापस लेने की मांग। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटी के इंसाफ के लिए पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन जारी है और लगातार डॉक्टर्स जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और तरह तरह के तरीके भी इसके लिए अपना रहे हैं। कोलकाता में बेटी के इंसाफ के लिए धरना प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। जूनियर डॉक्टर के आह्वान पर कोलकाता में लोग घरों की लाइट ऑफ करके कैंडल मार्च के लिए सड़कों पर उतरे। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर के साथ रेप और हत्या को लेकर ममता सरकार के रवैये से नाखुश बंगाल अब सड़कों पर आंदोलित है। ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई बर्बर घटना के विरोध में डॉक्टर्स ने देश भर के लोगों को रात के 9 बजे घरों की लाइट ऑफ करके कैंडल जलाने का निवेदन किया था, जिसका खासा असर भी देखने को मिला। लोगों का मानना है कि सरकार के संरक्षण में काम करने वाले गिरोहों ने एक मासूम जूनियर डॉक्टर की हत्या कर दी। पुलिस प्रशासन अपराध छिपाने की भरपूर कोशिश करते हुए दिखी। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बंगाल में डॉक्टर्स को काम पर लौटने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई होनी है और कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई इस केस की जांच कर रही है। अब सीबीआई को जांच की कार्रवाई के बारे में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देनी होगी। सीबीआई ने प्रिंसिपल संदीप घोष सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटनास्थल पर साक्ष्य को मिटाने के बावजूद सीबीआई ने कुछ अहम सुराग जुटाने की कोशिश की है।
मीडिया की खबरों के मुताबिक सीबीआई ने अब तक इस मामले में एक व्यक्ति को अभियुक्त बनाया है, लेकिन जांच प्रक्रिया आगे बढ़ने पर कुछ और खुलासे हो सकते हैं। तो बेटी के इंसाफ के लिए पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन जारी है और मृतक डॉक्टर की मां का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। আমাদের কাছে তো যা প্রুফ এভিডেন্স আছে সেগুলো তো আমরা সব সিবিআই এর হাতে তুলে দিয়েছি। তার সাথে আমাদের এই জুনিয়র ডাক্তার বা যে মানে সবার উদ্দেশ্যে একটাই কথা, আমরা যতক্ষণ হসপিটালে পৌঁছাইনি আপনারা তো ছিলেন, মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা কিছু কিছু জিনিস দেখেছি যে আপনারা সেগুলো মানে প্রচার করেছেন, তো সেগুলো থেকে আমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছি। और भाजपा नेता यासीर जिलानी का कहना है कि जब साक्ष्यों से छेड़छाड़ हो रही थी तो टीएमसी चुप थी। बंगाल की जनता ममता बनर्जी और टीएमसी को कभी माफ नहीं करेगी। कुणाल घोष जैसे नेता और टीएमसी के दूसरे नेता अगर वो चाहते कि इंसाफ मिले तो साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ जब हो रहा था तो खामोश नहीं होते। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए थे, उन सवालों को वो कैसे उन्होंने जवाब अब तक नहीं दिया, क्यों चीज़ों के साथ इतना भेदभाव किया गया। तो कुणाल घोष अपनी पार्टी को सेव करने के लिए फ्रंट पे आके कुछ भी अनर्गल बातें करें, हो रही है, लेकिन उससे लोगों का गुस्सा और जो रोष है वो ख़त्म नहीं होगा। बहुत गुस्सा है लोगों में बंगाल के ममता बनर्जी के प्रति। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से जुड़ रहे हैं। प्रसेनजीत, आपने देखा कि किस तरह से ममता बनर्जी एक कानून भी लेकर के आई, बीजेपी ने भी उसका समर्थन किया सदन में। कई बार ये भी देखने में आया कि किसी तरह से इस पूरे मामले से मुद्दा भटकाने की कोशिश भी की गई, लेकिन आंदोलन की जो तासीर है, जो इंटेंसिटी है, वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। क्या कहेंगे आप, ये जो ब्लैकआउट और कैंडल मार्च जो हुआ है, उसके बाद आपको लगता है कि कहीं से भी किसी भी तरह से जो आंदोलनकारी हैं, ये कहा जाए जो बंगाल की जनता है, उसका आक्रोश कम नहीं हो रहा है? देखिए निखिल, मैं जो कहना चाह रहा हूं कि वो एक बंगाल की जनता के हिसाब से या एक पत्रकार के हिसाब से ये दुविधा हम जैसे लोगों के बीच में आने लगे हैं पिछले कई दिनों से। किस हिसाब से हम पूरे देश को बताएं या आपके सवाल के जवाब दे। पहले तो ये बताओ कि कल शाम को 9 से 10 बजे तक जो बत्ती बुझाकर मोमबत्ती जलाने की बात बताया गया था, उसमें ऐसा हुआ था कि वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई, इन दोनों का डिमांड छठ से इतना नीचे आ गया था कि वो भी ग्रिड को किसी न किसी तरह से संभाल पाए। मैं इस बात को इसीलिए कह रहा हूं कि लोगों को ये समझना चाहिए, तृणमूल कांग्रेस को ये समझना चाहिए, देश को ये समझना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी ये समझना चाहिए कि लोगों का आक्रोश कहां तक है कि 1 घंटे के लिए पूरे बंगाल की रिक्वायरमेंट ऑफ पावर इतना नीचे आ गया था कि ग्रिड संभालना मुश्किल हो गया था। ये समझना जरूरी है। इस तरह के आंदोलन देश में कभी हुआ नहीं। जब भी प्रधानमंत्री जी ने कोविड के समय पे कुछ उद्घोष किए थे, उसी का समय छोड़ के बाकी समय पे ऐसा किसी आंदोलन में हुआ नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब स्थिति ऐसा है कि पूरे जो बंगाल की जनता है वो एक वोल्केनो के ऊपर है। इसका एक छोटी सी कारण है, कारण कुछ नहीं है, क्योंकि सीबीआई का जो तहकीकात है वो कोर्ट मॉनिटर्ड है, तो कोर्ट के सामने ही सीबीआई आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा प्रसेनजीत। हम अपने दर्शकों को सीधे लिए चलेंगे। प्रधानमंत्री ने सिंगापुर दौरे के तहत राउंड टेबल मीटिंग की है, उसके कुछ हम दृश्य आपको दिखाना चाहते हैं। इन दृश्यों को देखिए। सिंगापुर में राउंड टेबल मीटिंग की है और ये जो तस्वीरें हैं उस राउंड टेबल विद बिजनेस, जो तमाम जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनके साथ में ये राउंड टेबल मीटिंग के दृश्य आप देख रहे हैं। और ये तस्वीरें सिंगापुर से हैं। 11 से 13 सितंबर ये जो आप देख रहे हैं राउंड टेबल विद बिजनेस लीडर्स, जो तमाम बिजनेस लीडर्स हैं उनके साथ में ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। और सिंगापुर में तमाम बिजनेस लीडर्स, व्यापारिक क्षेत्र के जो
उद्यमी हैं, जो नेता हैं, वो प्रधानमंत्री के साथ जुड़े हैं इस बैठक में, और किस तरह से भारत के साथ बिजनेस किया जाए, भारत में निवेश किया जाए, और किस तरह से जो भारत की ग्रोथ स्टोरी है उसका हिस्सा बना जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में इन्वेस्ट करने का आह्वान किया है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बेहद महत्वपूर्ण है। आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी विदेश दौरे पर जाते हैं तो बिजनेस लीडर्स के साथ मुलाकात उनका एक खास वो एक उनकी मीटिंग का एक हिस्सा होती है। और ये भी राउंड टेबल विद बिजनेस लीडर्स ऑफ सिंगापुर जो है ये बेहद महत्वपूर्ण है। एक लीडिंग बिजनेस कम्युनिटी जो सिंगापुर की है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई है। ये जो तस्वीरें हैं ये उस चीज़ की गवाह हैं। और इसके ज़रिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में किस तरह से एक बिजनेस के लिए जो सेटअप है, जो बिजनेस का जो माहौल है, उसके विषय में तमाम दुनिया के देशों को बताते हैं। और उसके साथ ही साथ बताते हैं कि किस तरह से हमारे यहाँ स्किल भी है और उसके साथ ही साथ स्केल भी है, जिसके ज़रिए यहाँ पर जो बिजनेस करना एक मुनाफे का सौदा होता है। विन विन सिचुएशन दोनों ही देशों के लिए होती है। और ऐसे में बिजनेस लीडर्स भी काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं भारत जैसे देश में निवेश करने के लिए। तो राउंड टेबल विद बिजनेस लीडर्स विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बताती हैं, दर्शाती हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बैठक की है, ये निश्चित तौर पर ये जो भारत की बिजनेस की और जो इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उसको लिखने में और मददगार साबित होगी। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का संकल्प है हमारा। और ऐसे में जो बिजनेस लीडर्स हैं उनके साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बैठक बेहद अहम है। जब भारत में निवेश करना, मेक इन इंडिया की बात हो रही है, कम ऑन मेक इन इंडिया, और भारत में निवेश करें तमाम जो तमाम क्षेत्र हैं उसके ज़रिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिंगापुर का जो दौरा है ये बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से है। पीएम ने राउंड टेबल बिजनेस लीडर्स में व्यवसायियों से मुलाकात की है। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें आप देख रहे थे। और एक बार वापस रुक करेंगे पश्चिम बंगाल का, जहां कोलकाता में हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत, आप हमको जानकारी दे रहे थे कि किसी भी तरह से ये जो इंटेंसिटी है, ये जो तासीर है आंदोलन की और ये जो गुस्सा है लोगों का, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। आप अपनी बात जारी रखें। हाँ देखिए निखिल, मैं जो कह रहा था कि सीबीआई का ये जो तहकीकात है ये कोर्ट मॉनिटर्ड है, तो इसीलिए अब जितना भी हम सीबीआई को बोले, सीबीआई किसी के सामने कुछ कह नहीं सकते, उनको कोर्ट के सामने ही पेश करना पड़ेगा उनकी जो तहकीकात की रिपोर्ट है इसके बारे में। लेकिन मुश्किल इस बात की है कि आज जो सुनवाई, वो सुनवाई किसी कारण से, कुछ भी कारण हो सकता है, किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट में टाल गया है। ये एक खतरनाक स्थिति पैदा कर दी है पूरे बंगाल में। लोग जो कानून के जानकार है उनको पता है कि किसी ना किसी तरह से डेट आगे बढ़ जाता है। हम जैसे पत्रकार हम जानते हैं कि किसी ना किसी कारण से डेट आगे बढ़ जाता है। लेकिन मुश्किल इस बात की है कि पिछले 3-4 केसेस में बंगाल के लोगों का सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसे गलत एक इंप्रेशन बन गया है, और इस मामले में सबने उस पीड़िता को, वो लेडी डॉक्टर को अपना बेटी मान लिया है। और अपना बेटी के साथ आज का ये जो दिन है, देखिए ये बेंच के आधार पर इस पर जो बदलाव होते हैं, जो डेट्स मिलती हैं, निश्चित तौर पर उसके कानूनी वजहें होती हैं। और ऐसे में इस तरह से इस बात को समझने की भी जरूरत है प्रसेनजीत, और समझाने की भी जरूरत है। जी एग्जैक्टली समझाने की कोशिश यहाँ पे किया जा रहा है। वही मैं कह रहा हूँ, कल रात को आप जो कह रहे थे इसी बात को मैं बता रहा हूं कि कल रात को थोड़ा सा इस बात से स्थिति कुछ गलत बन गया था, लेकिन अब आज लोगों को समझ में आ गया कि जो भी हो कानून में इस तरह से होते हैं। लेकिन इनका माँ बाप ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, खासकर से माँ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनाया, जिसमें उन्होंने बताने की कोशिश की है कि जब तक न्याय ना मिले तब तक हमारा ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन जारी रहेगा। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा कि उनको कोलकाता पुलिस की तरफ से घूस देने की कोशिश किया गया था, पूरे बात को छिपाने
के लिए या यहाँ पे दबा देने के लिए। तो ऐसा स्थिति बन गया है कि यहाँ पे इस तरह से किसी ना किसी कोई पॉजिटिव एक दिशा मिलना चाहिए, जब ये जो डॉक्टर है ये काम पे लौट जाए और लोग भी जो है अपना जो आंदोलन है इसे धीरे धीरे कम करे। लेकिन मैं कह रहा कोई एक दिशा की इंतजार में है बंगाल की लोग निखिल जी। निश्चित तौर पर एक दिशा के इंतजार में है और निश्चित तौर पर जो आक्रोश है, जो लोगों के मन का गुस्सा है, वो कम नहीं हो रहा है। नित नए खुलासे हो रहे हैं। जिस तरह से आपने कहा कि एक बात सामने निकल कर आई कि पेरेंट्स को घूस देने की कोशिश की गई थी कि ये मामला दबा कर रखा जाए, इसी तरह से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। तो लोगों के मन में गुस्सा है और ये वो जानना चाहते हैं कि आखिर इस मामले में क्या कुछ हो रहा है। न्याय मिलने तक वो शांत नहीं बैठेंगे। ये जो आक्रोश है ये स्वतः स्फूर्त है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए प्रसिद्ध जी। और इसके बाद बात करेंगे कि कर्नाटक में आखिर बेस्ट टीचर को अवार्ड दिए जाने को लेकर सियासत क्यों हुई, लेकिन इस पर बात करें इससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे कर्नाटक की, जहां सियासत जो है वो बेस्ट टीचर अवार्ड तक आ गई है। आज शिक्षक दिवस है और सभी दर्शकों को शिक्षक दिवस की हम शुभकामनाएं तो देते हैं, लेकिन इस बात से निराश है कि कर्नाटक में शिक्षकों के सम्मान को लेकर के भी सियासत हो रही है। कर्नाटक के उडुपी जिले के कुंदपुरा इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल को टीचर्स डे पर आज बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलना था, लेकिन ये अवार्ड उन्हें नहीं मिल सका। वजह यह रही कि कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी SDPI ने स्कूल में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने वाले शिक्षक को इस सम्मान का हकदार नहीं माना था। कर्नाटक के शिक्षा विभाग ने उडुपी के कॉलेज के प्रिंसिपल को बेस्ट टीचर के रूप में चयन किया था, लेकिन सरकार PFI और SDPI के दबाव में झुक गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस साल कर्नाटक में 2 बेस्ट टीचर्स को शिक्षक सम्मान देने के लिए चयन किया गया था, लेकिन कट्टरपंथियों ने इस पर वीटो लगा दिया और इस कारण JB रामकृष्ण को खाली हाथ लौटना पड़ा। राज्य सरकार के ड्रेस कोड का पालन करते हुए कॉलेज प्रिंसिपल ने 4 लड़कियों को स्कूल में कक्षा में बैठने की इजाजत नहीं दी थी, हिजाब के साथ में। यह याद होगा आपको। 2022 की इस घटना को लेकर तब कर्नाटक में जमकर विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। सवाल यह है कि माता पिता ने कभी बच्चों को हिजाब पहनाकर स्कूल भेजने की जरूरत नहीं समझी थी, लेकिन अचानक इस कॉलेज में PFI समर्थित कुछ छात्रों ने हिजाब पहनने की जिद पकड़ ली थी। मामला हाई कोर्ट पहुंचा था। कोर्ट ने कॉलेज के फैसले को सही माना था कि यूनिफॉर्म जो है वो पहनकर बच्चों को आना चाहिए, हिजाब जरूरी नहीं है। SDPI इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, लेकिन अभी इस मामले पर सुनवाई पूरी नहीं हुई है। लेकिन अब सवाल यह है कि कर्नाटक के बॉर्डर इलाके में अचानक हिजाब के मुद्दे को लेकर
पीएफआई किसके लिए वोट को गोलबंद करने की सियासत कर रही थी? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि एक शिक्षक को सम्मान से महरूम करना क्या समाज का अपमान नहीं है? यह पूरे शिक्षा जगत का अपमान नहीं है? राजनीतिक फायदे के लिए अगर कांग्रेस पार्टी एक शिक्षक को बेस्ट टीचर के अवार्ड से अलग कर रही है तो उसे क्या तुष्टीकरण की सियासत नहीं कहा जाएगा? वोट बैंक की सियासत में अगर स्कूल, कॉलेज और शिक्षक प्रभावित होंगे, फिर शिक्षा और गुरु शिष्य परंपरा का भविष्य समझा जा सकता है। और इस पूरे मामले पर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा का कहना है कि फैसला कमेटी ने लिया है, मामले की जांच की जाएगी। So once we came to know yesterday that this issue was there, so we have withheld for some time. So we'll just clarify that and then go ahead. And no decision has been taken, but it's just withheld for now. I've told them to recheck and then get back to us because I don't do that. There is a committee for that. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ राहुल सिंह काजला जो कि कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है। हमारे साथ जीएस प्रशांत जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। जीएस प्रशांत जी, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ विनोद मिश्रा, हमारे सलाहकार संपादक, जुड़े हुए हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका। विनोद जी, आपके साथ अगर इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें और ये समझना चाहें कि आखिर ये किस तरह की सियासत है, तुष्टीकरण की सियासत कही जाएगी जहां पर वोट बैंक की सियासत के आगे अब शिक्षा जगत भी नहीं बचा है और एक शिक्षक का सम्मान भी नहीं बचा है, अगर कर्नाटक की इस पूरी खबर को समझे तो? निखिल, ये अफसोसजनक पहलू है, लेकिन ये समझने की जरूरत है, ये भारत में आज शिक्षक दिवस है और हम जैसे तमाम जो भी छात्र रहे हैं वो अपने अपने शिक्षक को आज की तारीख में एक बार प्रणाम तो जरूर करते हैं जी। तो जाहिर सी बात है कि ये शिक्षक दिवस को लाने वाले ही तो कांग्रेस की सरकार में ये शिक्षक दिवस की परंपरा बनी थी, जो गुरु शिष्य परंपरा भारत की है, उसके आदर्श को आगे बढ़ाते हुए ये शिक्षक दिवस का टीचर्स डे के नाम से, हम राधा कृष्णन जो हमारे प्रेसिडेंट थे उनके नाम से ये शिक्षक दिवस का ये परंपरा शुरू हुई थी। लेकिन इसी परंपरा में आज कर्नाटक के जो शिक्षा विभाग के तरफ से 2 बेस्ट टीचर्स के अवार्ड से जिन टीचर का नाम आया था उसमें जीवी रामकृष्णन का भी नाम था, जो उडुपी के कॉलेज की बात आप कर रहे थे। अचानक ये फैसला कहां से और ये किस दबाव से ऐसा हुआ कि जो 2 बेस्ट टीचर्स थे उसमें जो रामकृष्ण सबसे पहले नंबर के थे, उनको अवार्ड देने से उसको कहा गया कि अभी होल्ड पे कर दिया गया है आपका। ये होल्ड पे जाने का क्या मतलब है? हाँ। उस कॉलेज में आप ये देखिए कि ये बॉर्डर इलाके का उडुपी जिला का है, जो कर्नाटक और केरल से के आसपास का वो पूरा इलाके का इस तरह का एक कॉम्बिनेशन बना है। ठीक है। और वहां शिक्षा को लेके जिस तरह की इस कॉलेज ने अपना एक अद्भुत काम किया था जी। अचानक 2022 में जब अपनी रिपोर्ट बताते हैं उसमें हुआ क्या कि 3-4 लड़कियों ने ये जिद की। उसमें एक आपने देखा होगा, एक खुशबू नाम की एक लड़की थी, काफी सोशल मीडिया पे उसका काफी वीडियो भी वायरल हुआ था, उसको क्या क्या नहीं बताया गया जी। वहां ओसामा बिन लादेन तक आ गए थे। इतना वो जो इस तरह का एक माहौल बना, वो एक माहौल एक ध्रुवीकरण करने की एक बॉर्डर इलाके में एक कोशिश थी। हाईकोर्ट ने भी माना कि हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग का ये आदेश है और कॉलेज को इस शिक्षा विभाग के आदेश को मानना है जी। और उसमें वो ड्रेस कोड थी कि कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लासरूम जाएंगे, क्लासरूम अटेंड करेंगे, तो वो एक कॉमन ये होगा, उसका एक कॉलेज का अपना एक ड्रेस कोड होगा। लेकिन इसके बावजूद 4 लड़कियों की जिद ने इस मामले को ऐसा तूल पकड़ा कि पूरे उडुपी में एसएफआई और जो इनके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है पीएफआई बैंड, जो पीएफआई का बैंड ऑर्गेनाइजेशन है उनका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक ऐसा दबदबा था कि उस दबदबे के कारण आप ये देखिए कि मामला हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। लेकिन सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि आज कर्नाटक के सरकार ने ये दिखा दिया है तुष्टीकरण के लिए कि एसडीपीआई जैसे एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी, क्या उसका कर्नाटक में इतना बड़ा होल्ड है? एक कट्टरपंथी जो इस्लामिक पार्टी है एसडीपीआई, उसकी क्या इतनी पकड़ मजबूत है कि जो बेस्ट टीचर कर्नाटक से आए हुए थे टीचर्स अवार्ड के लिए, उनको अवार्ड नहीं मिला है? तो ये देश को सोचना पड़ेगा।
निश्चित तौर पर सोचना पड़ेगा। इस बहस में राहुल सिंह काजला जी को जोड़ूंगा। राहुल जी, एक आज शिक्षक दिवस है, आप सभी लोगों को उसकी बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। हम सब लोग अपने अपने शिक्षकों के प्रति कृतज्ञ हैं। एक मुझे रहीम का दोहा याद आता है कि रहीमन तेनर अंध हैं गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। तो गुरु के रूठने से कहीं भी ठौर नहीं है, यहाँ तक कि हरि भी उसको ठौर नहीं देते। लेकिन ऐसे ही गुरुजन के प्रति असम्मान ये जो कर्नाटक की सरकार ने दिखाया है अवार्ड देने के बाद, तुष्टीकरण की सियासत और जिस तरह से एसडीपीआई के सामने झुक गए, किस तरह से देखते हैं इसको, क्या कमेंट करेंगे आप? जी, शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं आपको भी और आपके सभी दर्शकों को भी। पहली चीज मैं ये साफ कर देना चाहूंगा कि कोई भी अवार्ड खारिज नहीं हुआ है। जैसा कि अभी हमने वीडियो में सुना भी कि अवार्ड को विदहोल्ड किया गया है, जो विरोध किया जा रहा है। हम यहाँ पर सुन रहे हैं कि एसडीपीआई या किसी एक कट्टरपंथी संस्था ने इस अवार्ड का विरोध किया है, पर उसके बाद ही आपने जो वीडियो चलाया उसमें काफी सारी छात्राएं स्कूल के गेट पर देखी जा रही हैं, जो उस प्रिंसिपल का और उस फैसले का विरोध कर रही थी जो उन्हें स्कूल के अंदर जाने से रोक रहा था। तो अगर ऐसा पाया जाता है कि प्रिंसिपल साहब ने कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया था, जो कि किसी भी गुरु को नहीं करना चाहिए, किसी भी शिक्षक को नहीं करना चाहिए, तो अवार्ड उन्हें, मुझे पूरे भरोसा है कि बेशक मिलेगा, जरूर मिलेगा। पर अगर किसी भी शिक्षक द्वारा कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है सिर्फ इस आधार पर कि आप क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, किस धर्म से आते हैं, ये मामला तो हाईकोर्ट तक आया था। राहुल जी, आपको याद होगा ये मामला हाईकोर्ट तक आया था। हाईकोर्ट ने कहा था अगर यूनिफॉर्म पहनना ही जो स्टूडेंट्स हैं उनको यूनिफॉर्म पहन कर आना चाहिए, और अगर कॉलेज रोकता है तो निश्चित तौर पर ये विद इन इट्स राइट है। तो ये इसमें जो हिजाब को लेकर के पूरी सियासत होगी वो आपको और हमको सबको याद है। उसमें गुरुजी की प्रिंसिपल साहब को दोषी ठहराना, ये तो आप भी समझ रहे हैं। जी निखिल जी, पर ऐसा छात्र जीवन में कई बार देखा जाता है कि कई मसलों पर स्कूल में, कॉलेज में या शिक्षकों के बीच में एक विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। मैं खुद छात्र राजनीति से आता हूं। कई बार ऐसा होता है कि छात्रों के बीच में और यूनिवर्सिटी प्रशासन के बीच में एक बहुत ही तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, और ऐसी स्थिति में एक प्रिंसिपल की ये ड्यूटी बनती है, एक शिक्षक की ये ड्यूटी बनती है कि उस स्थिति को वो सुलझाएं, ना कि छात्रों को स्कूल या कॉलेज से बाहर ताले लगा करके बंद कर दिया जाए। तो अगर ऐसा किया गया था, छात्रों को स्कूल के बाहर सिर्फ इस आधार पर रखा गया था कि उन्होंने क्या कपड़े पहने हैं, तो मैं नहीं मानता कि ये किसी भी तरीके से उचित है। और विरोध कौन कर रहा है, विरोध किसने किया, ये चीज किसी सूत्र से या किसी मीडिया के सूत्र से अगर हम सामने रखें तो वो मेरे हिसाब से मुझे लगता है विरोध किसने किया, विरोध कौन कर रहा है, एसडीपीआई, पीएफआई, इसमें कहीं ओपन एंड शट है, कहीं इसमें खोजने जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, मैं इसमें प्रिंसिपल साहब को तो कम से कम डिफेंड कर ही सकता हूं। मैं किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं हूं। जो आपकी बात है वो जीएस प्रशांत जी उसका जवाब देंगे। लेकिन अगर कोई फोर्सिबली कॉलेज के अंदर किसी तरह का उपद्रव करना चाहता है तो जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, आप भी जानते हैं, दे हैव फुल राइट्स कि वो किसी भी जो छात्र हैं अगर वो इनडिसिप्लिन्ड होते हैं, उनके ऊपर कोई आरोप होता है तो वो उसको स्कूल से बाहर कर सकें या उसको अंदर ना आने दें। जीएस प्रशांत जी, आपको लगता है ये सारा मामला दरअसल कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ तुष्टीकरण की सियासत है, कहा कुछ भी जाए? निखिल जी, पहला बात, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस शिक्षक दिवस के ऊपर कांग्रेस ने साबित कर दिया कि कांग्रेस के पहला गुरु है एसडीपीआई, दूसरा गुरु है पीएफआई, तीसरा शायद हो सकता है कि तालिबान। क्योंकि जो प्रिंसिपल को सम्मान मिल रहा था, एसडीपीआई कहने के ऊपर कांग्रेस ने अवार्ड को विथहोल्ड कर दिया। उसके बाद कांग्रेस का मिनिस्टर ने जस्टिफिकेशन देता है कि वी विल चेक विद रिपोर्ट। क्या रिपोर्ट चेक करना है उसको, कि एसडीपीआई मिनिस्टर के घर में जाके बोलना है क्या? नहीं, ठीक है, आज इसको अवार्ड दे दो करके साबित होता है कि 70 साल से कांग्रेस जो करके आ रही है ना, तुष्टीकरण, राजकारण, ध्रुवीकरण करके, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण से 70 साल से जो कांग्रेस कर रही है, आज साबित हो गया कि जो एसडीपीआई का पॉलिटिकल पीएफआई का पॉलिटिकल आर्म एसडीपीआई था, आज नहीं है। पीएफआई का पॉलिटिकल आर्म कांग्रेस है, पहला कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस गुरु मानते हैं पीएफआई एसडीपीआई को। इसीलिए एसडीपीआई विरोध करते ही कांग्रेस सरकार ने अवार्ड वापस ले ली। एक किस तरीका का सियासत कर रहे हैं कांग्रेस इधर।
पहला तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब, एआईसीसी का अध्यक्ष सब उधर भ्रष्टाचार में जुड़े हुए हैं। मूडा स्कैम में मुख्यमंत्री है, करप्शन में उप मुख्यमंत्री है। अगर खड़गे जी का भी नाम अभी साइट अलॉटमेंट में आ रहा है। उसके बाद ये डाइवर्ट करने के लिए एसडीपीआई के साथ जुड़कर ये तुष्टीकरण का राजनीति कर रही है कांग्रेस। इसके सिवा कांग्रेस का जो प्रवक्ता है वो प्रिंसिपल को ये बोल रहे कि वो ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या नहीं करना चाहिए था? हाईकोर्ट बोलने के ऊपर जो राहुल गांधी कहते हैं ना, संविधान का बुक उठा के अभी राहुल गांधी को बोलो संविधान में क्या लिखा है, कोर्ट का सम्मान करे कि नहीं करे। हाईकोर्ट का जजमेंट क्या था? हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। ये हाईकोर्ट का मामला, हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है। उसके बाद एसडीपीआई विरोध करता है उसको। कौन एंटी नेशनल है, कौन संविधान के ऊपर बात कर रहा है? एसडीपीआई। एसडीपीआई को समर्थन कौन कर रहा है? कांग्रेस। मतलब ये साबित हो गया कि एंटी नेशनल मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब एंटी नेशनल। तो इसीलिए जो भी तुष्टीकरण के जो काम करना है कांग्रेस को कर रहा है। वो वोट बैंक राजनीति कर रही है, वो स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं कर रहा है। अभी जो करप्शन का मामला है, जो हम 2-3 घंटा बात कर सकते हैं कांग्रेस के करप्शन तुष्टीकरण के बात में, बट ये मामला जो है ये सितंबर 5 तारीख को शिक्षक दिवस के ऊपर ये नहीं करना चाहिए था। कांग्रेस जो सम्मान मिल रहा था उसको सम्मान देना चाहिए था। ठीक है, ठीक है। राहुल सिंह जी, आपको लगता है कि ये जो है कांग्रेस के लिए कहीं बैकफायर ना करे और कांग्रेस ने इसको समझते हुए ही इसको विदहोल्ड किया है? 5 सितंबर को इस अवार्ड की घोषणा की जानी है और 5 सितंबर को इसको विदहोल्ड कर लिया इसलिए ताकि ये भांपते रहेंगे कि किधर तक, कहां तक राजनीति जाएगी, उसी हिसाब से इसको आगे पीछे करते रहेंगे। ये आपको नहीं लग रहा है कि ये जो है ये पूरा मामला बैकफायर करेगा कांग्रेस के लिए? निखिल जी, उसके इस सवाल के जवाब से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मुझे बहुत विरोध है आप ऐसे लोगों को अपने शो पर बुला रहे हैं जो एक सांस में कह रहे हैं कि गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश, और दूसरी सांस में तालिबान को गुरु बता रहे हैं। इनके गुरु होंगे तालिबान और इनके गुरु होंगे वो लोग जो बिल्किस-बानो का बलात्कार करते हैं, जो दंगा करते हैं, जो लोगों के मुंह में पेट्रोल डाल करके आग लगाते हैं। वो आपके गुरु होंगे, हमारे नहीं है। चिन्मयानंद और भूषण शरण सिंह जैसे लोग आपके गुरु हैं। देखिए विषय पर रहिए। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग विषय पर रहें, विषय पर ही रहें, इस विषय पर रहें। जब आज शिक्षक दिवस पर कम से कम दूसरी बातें ना करें। राहुल जी, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा और जीएस प्रशांत जी से भी कहूंगा कि आज का ये जो विषय है इसी विषय पर अपने आप को सीमित रखें। आप क्षमता रखिए, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। मुझे अपनी बात पूरा करने के लिए आपने अपनी सोच दिखा दी। आप एक किस चीज का बात कर रहे हो? महेश का नाम ले रहे हो, दूसरी सांस में तालिबान का नाम ले रहे हो। अटैक हुआ था बॉम्बे में। अरे आप चुप रहिए, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। क्या किया आपकी बारी आई तो बोलिएगा। आपको क्या कहा था? आपकी बारी आई तो बोलिएगा। बिरयानी ठीक है, मैं आपकी बारी आया था बोलिए। निखिल जी आप ठीक है, मैंने पूरी बात मैं राहुल जी आपको और जीएस प्रशांत जी दोनों लोग, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। देखिए राहुल जी, आप भी और जीएस प्रशांत जी, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर विनोद मिश्रा जी को लेकर आएंगे। विनोद मिश्रा जी, देखिए आप दोनों हमारे सम्मानीय गेस्ट हैं और हम जिस एजेंडे पे आज बात कर रहे हैं उसको आप एक पॉलिटिकल आप लोग अगर ना बनाएं तो शायद बेहतर है, क्योंकि ये भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के लिए ये हम आज जब जो शिक्षक दिवस में बैठते हैं तो हम एक कृतज्ञता जाहिर करते हैं भारत के गुरु शिष्य परंपरा को। आपके मुझे विरोध आपके उस बयान से है जब आप उस प्रिंसिपल को लेके, जो रामाकृष्णन प्रिंसिपल है, उनको ही आप कटघरे में खड़ा करते हैं। ये आप एक तरह से अपमान करते हैं उस गुरु की और एक शिक्षक की, उस कर परंपरा की और उसके कंट्रीब्यूशन की, जिसको लेके उन्हें बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया गया है। अब मैं आपको उसकी राजनीति बताता हूं। एसडीपीआई के बगैर आप उस उडुपी के इलाके में, केरल से सटा हुआ जो इलाका है, वहां आप एक म्युनिसिपल काउंसिलर को भी नहीं जिता सकते हैं। और यही आपकी मजबूरी है कि वहां एसडीपीआई और पीएफआई का रिट चलता है, वीटो चलता है, जो प्रशांत जी बता रहे थे। आपकी पॉलिटिकल मजबूरी हो सकती है कि केरल से सटे हुए वो जो कर्नाटक के डिस्ट्रिक्ट में है उसमें पीएफआई की आपको उसके अलायंस मजबूरी है, आप उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप एक शिक्षक की बेस्ट टीचर के अवार्ड को आप होल्ड पे रखते हैं तो भारत के ये शिक्षक का, भारत के गुरु शिष्य परंपरा का ये अपमान है।
आप इसको इस पॉलिटिकल तरीके से मत फंसाइए कि प्रशांत जी ने तालिबान कहा और ये ठीक कहा। है, बिल्कुल सही है। आपने अपमान किया है उस शिक्षक परंपरा को, उस बेस्ट टीचर को, जो सिर्फ पीएफआई और एसडीपीआई के पॉलिटिकल प्रेशर में आप उसको होल्ड पे रख देते हैं। ठीक है, और जी मैं चाहूंगा कि जब राहुल जी आप अपनी बात का जवाब दें तो इस बात का भी ख्याल रखें, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो अवार्ड्स दिए जाते हैं ये एक पूरी लंबी प्रक्रिया होती है। उन्होंने अपने पूरे जो टेन्योर होता है अपना शिक्षक के तौर पर, उन्होंने क्या काम किया है नीचे से ऊपर तक वो बनाई जाती है, और उसके बाद उस हिसाब से अवार्ड जो है वो डिसाइड किए जाते हैं। तो ऐसे में सीधे सीधे आकर सवाल उठा देना सचमुच में एक शिक्षक का अपमान है। विनोद जी, मुझे आपकी तो नहीं, पर मुझे जिस शिक्षक प्रक्रिया या जो जिन शिक्षकों द्वारा पढ़ाया गया था, उन्होंने पहली चीज जो मुझे सिखाई थी वो ये थी कि सवाल के घेरे से कोई भी दूर नहीं होता, संदेह के घेरे से कोई भी दूर नहीं होता। और मैंने किसी को कटघरे में खड़ा नहीं किया, मैंने सिर्फ एक बात कही कि अगर वो गलत थे, अगर कुछ छात्र सवाल उठा रहे हैं, कुछ छात्राएं सवाल उठा रही हैं और ऐसा पाया जाता है कि वो एक गलत तरीके का काम कर रहे थे, उन्होंने भेदभावपूर्ण व्यवहार किया था, तो उनका अवार्ड रुक जाएगा। वरना उनका अवार्ड खारिज नहीं किया गया है, उनके अवार्ड को विदहोल्ड किया गया है। वो विदहोल्ड किया हुआ अवार्ड कहने के बाद तो ये फिर देखिए निखिल जी, फिर नहीं, देखिए ये जो उन्होंने सवाल दरअसल रेस किया अभी जीएस प्रशांत जी ने, मैं वही कहने वाला था राहुल जी, जब आप इस बात पर दीजिए कि ये मैंने कहा ना कि ये पूरी प्रक्रिया होती है। जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोग हैं वो नाम भेजते हैं, उनका जो पूरा रिकॉर्ड है शिक्षक का वो भेजा जाता है, और उसके हिसाब से शिक्षक को बेस्ट शिक्षक का अवार्ड दिया जाता है। ये नीचे से ऊपर तक जाती है प्रक्रिया, लेकिन अवार्ड तय हो जाने के बाद अगर एसडीपीआई के कहने पर वो रोक दिया जाता है, विदहोल्ड कर दिया जाता है, तो सवाल तो यही उठ रहा है राहुल जी। ये आपका मानना है कि एसडीपीआई या पीएफआई या किसी और फलाने व्यक्ति के कहने पर इस अवार्ड को कैंसिल या विदहोल्ड किया गया है। मैं तो ये मानता हूं, और जो ऑफिशियल्स भी उन्होंने यही कहा कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, और मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट्स ने इसका विरोध किया। और अगर स्टूडेंट्स विरोध कर रहे हैं तो ठीक है, जवाब ले लेते हैं। स्टूडेंट्स ने विरोध तो उनके हिजाब का किया था, जो हिजाब दरअसल पहनकर आना चाहते थे, वो जो पूरी सियासत थी, उन्होंने कहा कि नहीं यूनिफॉर्म चलेगा कॉलेज में, जांच होगी। हाँ, तो अगर हाईकोर्ट का ऑर्डर था और वो इन ऑर्डर सारी चीजें करी गई थी, सही तरीके से सारी चीजें करी गई थी, तो फिर उन्हें अवार्ड मिल जाएगा। तो फिर ये मसला ही क्यों है? अच्छा, तो यानी कि आज उनको अवार्ड रोक दिया गया, फिर ये मसला ही क्यों है? कैसी बात कर रहे हैं राहुल जी, कैसी बात कर रहे हैं? आज के दिन अगर उनको अवार्ड मिलना था, एसडीपीआई के कहने पर उसको रोक दिया गया, तो ये मसला ही नहीं है। जीएस प्रशांत का रिएक्शन बहुत देर से वो कुछ कहना चाह रहे हैं जी। एक कांग्रेस अभी जो एक्सपोज हो गया है, क्योंकि एसडीपीआई बोलने के बाद अवार्ड विथहोल्ड होता है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता क्या बोलते हैं? उसको अवार्ड मिल जाएगा, कुछ नहीं। तो क्या हाई कोर्ट के ऑर्डर है कि हिजाब इज नॉट एसेंशियल प्रैक्टिस, उसके बाद जो 2 या 3 या 4 स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं, उसके ऊपर कोई प्रिंसिपल का अवार्ड या सम्मान विथहोल्ड करते हैं क्या? एक साफ साबित होता है कि कांग्रेस और पीएफआई का इतना बॉन्ड है, इतना क्या बोलते हैं उसको, जुड़ के जाता है इलेक्शन में। लास्ट पिछला बार पीएफआई ने बोला था कि हम 100 सीट में एक कैंडिडेट खड़े वाले करने थे, नहीं किया क्योंकि कांग्रेस को जिताने वाला था करके। पीएफआई और एसडीपीआई का स्टैंड बहुत क्लियर है, क्योंकि कांग्रेस उसको गुरु मानती है। अब कांग्रेस आके इसको डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं प्रिंसिपल को अवार्ड मिल जाएगा। पहला ये आंसर करो कि क्यों अवार्ड विथहोल्ड किया एसडीपीआई कहने के बाद। जो कमिटी में जो लोग थे वो तय किया कि रामकृष्ण जी को बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलना था। एसडीपीआई कैसा घुस गया अंदर कि नहीं, हम नहीं मानते कि रामकृष्ण जी को अवार्ड मिलना चाहिए। कांग्रेस सरकार झुक जाती है क्या एसडीपीआई कहने बाद? ठीक है, ये सवाल निश्चित तौर पर उठेगा और ये सवाल पूछा जाएगा। ये सवाल बिल्कुल जीएस प्रशांत जी आप जो कह रहे हैं, ये सवाल निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। और सवाल निश्चित तौर पर ये जब सवाल पूछा जाएगा, बहुत सारे लोगों को आज शिक्षक दिवस के अवसर पर दुखी होने का कारण हो सकता है कि किस तरह से शिक्षकों को अपमानित किया जा रहा है, क्योंकि ये जो अपमान है ये निश्चित तौर पर ये पूरी शिक्षक कम्युनिटी और बहुत सारे हम जैसे जो शिष्य हैं, जो छात्र हैं, आप लोग जैसे जो छात्र हैं वो भी देख रहे हैं। लेकिन इसमें जो सियासत घुसी हुई है वो निश्चित तौर पर निराश करने वाली है कि कम से कम शिक्षकों के सम्मान पर सियासत नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि रहीमन तेनर अंध हैं, गुरु को कहते और, तो गुरु को कुछ और मत बताइए, गुरु का जो दर्जा है उसको ऊपर ही बना रहने दीजिए। इस देश की गुरु शिष्य परंपरा है उसको बना रहने दीजिए। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। राहुल जी आपका
भी शुक्रिया। जीएस प्रशांत जी आपका शुक्रिया, विनोद मिश्रा जी आपका शुक्रिया। और अब बात करेंगे अपराधियों की जाति कैसी। उत्तर प्रदेश में अपराधियों की जाति दरअसल पूछी जा रही है, और यह नहीं पूछा जा रहा है कि उनका अपराध कितना गंभीर है, बल्कि यह पूछा जा रहा है कि अगर उनके साथ में मुठभेड़ हुई है या पुलिस ने एनकाउंटर किया है तो आखिर उनकी जाति क्या है। और अब अपराधियों की भी जाति पर सियासत हो रही है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में हुई एक मुठभेड़ के बाद राज्य में सियासी पारा बढ़ गया है। पिछले महीने सुल्तानपुर में एक सर्राफा व्यवसायी की दुकान में दिन दहाड़े डकैती डालकर 1.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी लूट ली गई थी, और इस मामले में आरोपी बदमाश मंगेश यादव को गुरुवार सुबह सूबे की स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। 1 लाख के इनामी बदमाश मंगेश यादव पर पहले से 1 दर्जन मुकदमे दर्ज थे। मुठभेड़ में घायल हुए मंगेश को सीएचसी भदैया में इलाज के लिए भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना में शामिल रहे 3 अन्य आरोपी सचिन, पुष्पेंद्र और त्रिभुवन को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। यादव जाति के अपराधी के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने गुस्सा जाहिर किया है। उनका कहना है कि जाति देखकर एनकाउंटर कर रही है पुलिस। दरअसल जो 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए और यादव जाति का मंगेश यादव जो अपराधी आरोपी था, वो उसने पुलिस को ललकारा और भागने की कोशिश की, और उसके बाद जो पुलिस जो जैसा बता रही है, और उसके बाद एनकाउंटर हुआ। अखिलेश यादव का यह कहना है कि आखिर उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया। तो अखिलेश यादव कहते हैं कि नकली एनकाउंटर इसको बताया उन्होंने, और इसकी निंदा की है और कहा है कि इसी मामले में शामिल दूसरी जाति के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि यादव जाति के आरोपी को एनकाउंटर में मार दिया गया। पुलिस का कहना है कि जो आरोपी था उसने भागने की कोशिश की, उधर से फायरिंग की तो क्रॉस फायरिंग में वो मारा गया। अखिलेश के इस आरोप के बाद सूबे की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को अपराधियों का संरक्षण देने वाली पार्टी करार दिया है। समाजवादी पार्टी पर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे कुख्यात माफियाओं और अपराधियों पर को संरक्षण देने का आरोप लगता रहा है। अखिलेश यादव ने अतीक और मुख्तार की मौत पर भी सवाल उठाए थे, आपको याद होगा। इधर बीजेपी का कहना है, तमाम सारे आरोप लगाए हैं बीजेपी ने, कि धर्म और जाति देखकर अखिलेश यादव अपराधी और आतंकवादी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। सुल्तानपुर में 1 लाख का इनामी बदमाश मंगेश यादव पुलिस मुठभेड़ में मारा गया और अखिलेश यादव जाति देखकर उसके साथ खड़े हो गए हैं। कन्नौज में नवाब यादव पर बलात्कार का आरोप लगा, अखिलेश यादव उसकी जाति देखकर उसके पक्ष में खड़े हो गए हैं। अयोध्या में नाबालिग बच्ची के बलात्कार के आरोपी मोईद खान के पक्ष में उसकी जाति देखकर अखिलेश यादव खड़े हो गए हैं। लखनऊ में तौहीद अहमद आतंकवादी को आईईडी के साथ एनआईए ने पकड़ा था, उसकी जाति देखकर समाजवादी पार्टी के लोग उसके पक्ष में खड़े हो गए थे। जब सत्ता में थे तो आतंकवादियों के ऊपर नए मुकदमे वापस ले लिए, जो मुकदमे थे वो वापस ले लिए जाते थे। आतंकवादी खालिद मुजाहिदीन लू लगने की वजह से मर गया तो डीजीपी रैंक के अफसर ब्रजलाल और विक्रम सिंह समेत 42 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा लगा दिया गया था। मुख्तार अंसारी पर पोटा का केस दर्ज करने वाले अफसर शैलेंद्र सिंह को इतना प्रताड़ित किया कि उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। अपराधियों को जाति और धर्म के आधार पर महिमा पंडित करने की एक लंबी फहरिस्त है, ये आरोप बीजेपी के हैं। और क्या कुछ ट्वीट किया समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने, वो देखते हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों से के पैरों में सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जाति देखकर जान ली गई। तो उनका कहना है कि जाति देखकर जान ली गई और दूसरे जो आरोपी थे उनका एनकाउंटर कर दिया गया। और इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहते हैं रविशंकर प्रसाद, बीजेपी के प्रवक्ता, आइए सुनते हैं। अब उनको जब भी चुनाव आता है तो संविधान खतरे में दिखाई पड़ता है। सबसे पहले तो उनके परिवार में समाजवादी पार्टी का संविधान ठीक ठाक है ना, कि वहां सारी जगह उन्हीं के लिए रिजर्व है। और सुभाषपा के प्रमुख और कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश में ओपी राजभर क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, आइए सुनते हैं। पुलिस नहीं जानती है कि ये किस जाति का है। अपराधी है तो अपराधी किसी भी जाति का हो सकता है।
तो वो अपराध करने वाला व्यक्ति अगर गोली चलाया है, उसमें लिप्त है, तो जो पुलिस ने कार्रवाई की वो सही किया। वो जाति की राजनीति करते हैं, इस नाते उनको जाति दिखाई दे रही है। और लोगों के इनकाउंटर होते हैं तो उस पर तो उनका सवाल नहीं आता है, और जातियों का भी तो होता, तो उस पर वो क्यों नहीं बोलते हैं? खाली यादव पे ही बोलते हैं। यादव के नेता बने हैं, मुख्यमंत्री थे, यादवों के लिए मुख्यमंत्री थे और जातियों के लिए नहीं थे। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विकास, सवाल ओपी राजभर ने भी पूछा है, वो भी मौजूद है कि आखिर जब दूसरी जातियों के एनकाउंटर होते हैं तो सवाल उस पर भी अगर कभी अखिलेश यादव उठाते तो ये सवाल शायद उनके ऊपर ना उठता कि जाति देखकर ही वो अपराधियों की पैरवी तक करने पर उतर आए हैं। और ये पहला मामला नहीं है, ये बीजेपी की एक पूरी फहरिस्त है जो मैंने अभी अपने दर्शकों के साथ साझा की है, और ये कह रहे हैं कि ये जो सपा का चलन है ये कोई नया नहीं है। निखिल, देखिए, सबसे बड़ी विडंबना है और जनता के भी मन में ये सवाल आता है कि आखिर जब अपराध होता है तो आप अपराध की जगह आप देखते हैं जाति देखते हैं, और फिर जात के बाद वोट बैंक देखते हैं। वोट बैंक क्या है, और उसके बाद फिर आप ट्वीट करते हैं या निर्णय करते हैं ट्वीट नहीं करना है इस घटना पे। चाहे अगर अयोध्या की घटना होती है, अगर कन्नौज की घटना होती है तो उस पर कोई बयानबाजी नहीं करनी होती है। और इस तरीके की अगर पुलिस कार्रवाई कर रही है जिसके खिलाफ संगीन धाराओं में इससे पहले भी 9 मुकदमे दर्ज हैं, उसके खिलाफ 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है, वो अपराधी एनकाउंटर में मारा जाता है। जाबाज एसटीएफ के जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसको पकड़ने की कोशिश की। पुलिस पर वो जवाबी पुलिस पर फायरिंग करता है और जवाबी कार्रवाई में मारा जाता है, वो घायल होता है, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और सवाल उठते हैं अखिलेश यादव की तरफ से। यही सबसे बड़ी विडंबना है निखिल। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में की जनता ये सब देख चुकी है, जब यहाँ आतंकवादियों के मुकदमे वापस करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट के सख्ती के बाद से ऐसा कुछ हो नहीं पाया और उन अपराधियों को सजा मिल रही है या मिलेगी। तो तमाम सारे ऐसे वाकये होते हैं जब अपराध को अपराध की नजर से ही देखना चाहिए, उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन विडंबना यही सबसे बड़ी बन जाती है जब जो आपका वोट बैंक है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उसके लिए आप खड़े नजर आएंगे, और जो वोट बैंक नहीं है वो अगर सामान्य भी है तो वहीं पर आपके सवाल उठेंगे। ये बिल्कुल इतर होना चाहिए, जनता की बिल्कुल सोच नहीं है, कानून का राज होना चाहिए। आपको लगता है विकास कानून के साथ चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी को एक होना चाहिए। विकास, आपको लगता है कि इससे जो माफिया और इससे जो अपराधी हैं उनके हौसले कहीं ना कहीं बुलंद होते हैं? उनको लगता है कि हमारी वाली जब जाति की बात होगी तो उस पर तो सियासत हो जाएगी, हमारे नेताजी तो हमारा पक्ष ले लेंगे। देखिए निखिल, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में यही होता था। जब माफिया अतीक अहमद के घर ये लोग जाते थे, मुख्तार अंसारी के यहाँ जाते थे, और उसके बाद भी उनको गरीबों का हितैषी एक को बताया जाता था, दूसरे के मौत के बाद फातिहा पढ़ने जाते थे। तो ये सारी बातें हैं जो जनता जानती है। जिन लोगों का जुल्म जनता ने कई दशकों तक सहा, उन लोगों के लिए इनके दिल में हमदर्दी होती है। उसके बाद ऐसे लोग जो अपराधियों में जात ढूंढते हैं, जात में वोट बैंक ढूंढते हैं, ये जनता बिल्कुल जानती है। लेकिन सबसे शुचिता की राजनीति होती है कि किसी अपराधी के साथ किसी राजनेता को, किसी राजनीतिक को नहीं खड़े होना चाहिए, क्योंकि वो समाज का नुकसान कर रहा है। जी, निश्चित तौर पर समाज का नुकसान कर रहा है, और अपराधियों की जाति पूछकर उसका समर्थन करना निश्चित तौर पर जो एक राजनीति में इससे ज़्यादा नीचे गिरने की बात और क्या कही जाए, जब हम कानून व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम इस बातचीत के लिए विकास सिंह। और अब बात करेंगे हरियाणा की सियासत की, जहां पहलवानों का सियासी दांव सामने देखने में आ रहा है, और उस पर केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कमेंट किया है। उन्होंने स्टार पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि इस मुलाकात से साबित होता है कि पिछले साल पहलवानों का विरोध प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित था। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि मुझे लगता है कि उस समय हमारे एथलीट राजनीतिक चक्रव्यूह में फंस गए थे और आज उसका पटाक्षेप हो रहा है। ये दरअसल जंतर मंतर पर जो धरना हुआ था उसकी बात कह रहे हैं मनोहर लाल खट्टर, और उनका कहना था कि उस वक्त सियासी चक्रव्यूह में फंस गए थे हमारे जो पहलवान हैं और आज उसका पटाक्षेप हो रहा है।
उन्होंने कहा कि वही लोग कांग्रेस से टिकट के लिए गुहार लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि पूरा मामला राजनीतिक था। आपको याद होगा कि पिछले वर्ष लोकसभा चुनावों से पहले कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाकर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने जंतर मंतर पर धरना दिया था। इस मामले को लेकर राजनीतिक भूचाल मच गया था और बृजभूषण शरण सिंह को लोकसभा चुनावों में बीजेपी टिकट से वंचित होना पड़ा था। वहीं मनोहर लाल खट्टर की यह प्रतिक्रिया कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी के साथ विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की एक तस्वीर जारी करने के बाद आई है। इस मुलाकात से हरियाणा चुनाव से पहले पहलवानों के राजनीति में एंट्री की अटकलों को बल मिल गया है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो दोनों पहलवानों का चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। फोगाट को जुलाना और पुनिया को बादली सीट से उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा है। और इस पूरी खबर पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उसको सुनते हैं। केंद्रीय मंत्री का ये बयान शर्मनाक कि आप मुख्यमंत्री हो, उसी राज्य की बेटियों के साथ उनका हक नहीं मिल रहा है और जो लोग हक में खड़े हैं उनको आप कॉन्स्पिरेसी के तहत बता रहे हो। तो ये कॉन्स्पिरेसी अगर थी तो हमें फख्र है ऐसी कॉन्स्पिरेसी पे कि जो बेटी हमारी सिल्वर मेडल तक तो पहुंच गई और उसका हक हकूक मारा जा रहा था, अधिकार मारा जा रहा था, देश के साथ विश्वासघात हो रहा था, उसमें हम उसके साथ खड़े हुए। तो ये भी सियासत का एक तरीका है। आपने देखा कि किस तरह से प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि उसका हक हकूक मारा जा रहा था और आज हम उसके साथ खड़े हुए हैं। जंतर मंतर पर जिस तरह से ये धरना दिया गया था वो भी आपको याद होगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इस मुलाकात से साबित होता है कि पिछले साल पहलवानों का विरोध प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित था। कुल मिला के एक राजनीतिक चक्र में मैं समझता हूँ हमारे वो साथी खिलाड़ी हैं उसमें फंसे थे, उस समय फंसे थे। आज उसका पटाक्षेप हो रहा है कि वही लोग आज मिलकर के कांग्रेस के नेताओं के साथ टिकट की गुहार कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो सारा विषय था वो राजनीति से ओतप्रोत था। उस समय तो एकदम इसको शायद इतनी साफ गोई से कोई नहीं कह सकता था, लेकिन आज तो साफ गोई हो गई कि वही लोग आज कांग्रेस की टिकट के लिए उनके पास जा रहे हैं और वो भी कह रहे हैं चुनाव लड़ाएंगे। इसका मतलब वो सारा जो राजनीति से प्रेरित वो एक विषय मुझे लगता है। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार आलोक बने हुए हैं। कुमार आलोक, ये सवाल अगर मनोहर लाल खट्टर कर रहे हैं कि पिछले वर्ष जब ये सारा आंदोलन, धरना, प्रदर्शन जंतर मंतर पर हो रहा था तो ये कहा जा रहा था कि ये धरना सियासी है, लेकिन ये बात उस वक्त शायद दबकर रह गई थी। आज जब यही लोग टिकट मांगने के लिए कांग्रेस के पास पहुंचे हैं तो ये सवाल उठना लाजमी है, इसमें गलत कहाँ है? देखिए, अगर आप आंदोलन को जो देखें, आप जो जंतर मंतर पर पहलवानों ने जो प्रदर्शन किया था, लगातार वो प्रदर्शन कर रहे थे, तो उस प्रदर्शन को मैं भी कवर कर रहा था। और कांग्रेस का शायद ही कोई ऐसा बड़ा नेता जो है वो शायद ही ऐसा होगा जो नहीं आया हुआ। चाहे हम प्रियंका गांधी की हम बात कर लें, प्रियंका गांधी आई थी, धरने पर बैठी भी थी। इसके अलावा हरियाणा के जो तमाम जितने बड़े नेता हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, चाहे सुरजेवाला हो, सबकी उसमें एक तरह से शिरकत थी। तो ये कहा गया, बृजभूषण शरण सिंह जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि ये जो आंदोलन है इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है और पूरी तरीके से पॉलिटिकल है। ये शुरू में ही कहा था बृजभूषण शरण सिंह ने। लेकिन अब जो नया घटनाक्रम अगर आप देखें कि 2 दिन पहले विनेश फोगाट और जो बजरंग पुनिया है, ये दोनों गए थे वहाँ जहाँ पर शंभू बॉर्डर पे जो किसान जहाँ पर आंदोलनरत हैं, और वो उनसे मिलने गई थी। उनसे मिलने के बाद जब पत्रकारों से बातचीत हुई तो पत्रकारों ने कहा कि क्या आप राजनीति में भी आने की तैयारी कर रही हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम यहाँ पर राजनीति करने नहीं आए हैं, बल्कि हम किसानों के साथ सॉलिडेरिटी बनाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन वही 2 दिन में नहीं हुए और अचानक कांग्रेस दफ्तर पहुंचती है, वहां राहुल गांधी से मिलती है, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलते हैं दोनों जो पहलवान हैं, और इसके अलावा केसी वेणुगोपालन से मिलते हैं। और उसके बाद राहुल गांधी उसको एक्स पर पोस्ट करते हैं पहलवानों के फोटोग्राफ के साथ। तो हम अगर सूत्रों की माने, अभी तक 37 टिकट फाइनल हो चुके हैं हरियाणा में कांग्रेस के, जिसमें फोगाट और बजरंग पुनिया का नाम नहीं है। लेकिन यह कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि चरखी दादरी या जोलाना जो जिंद जिले में है, वहां से विनेश फोगाट को टिकट लगभग कंफर्म है। इसके अलावा बजरंग पुनिया को भी सीटें, उनके लिए भी सीट देखी जा रही है और इन दोनों को चुनाव में कांग्रेस उतारने जा रही है। तो एक ये जो बात कल मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पहले तक ये एक्सपोज नहीं था, लेकिन अब
जब सीधा सीधा इन्होंने पार्टी में किसी आपने कुमार आलोक आपने सुना कि किस तरह से प्रमोद तिवारी इसको कवर अप करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बेटियों के साथ अन्याय हुआ था तो हम उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन उनके साथ सिर्फ खड़े नहीं हुए, उनको राजनीतिक टूल बना रहे हैं, एक तरह से उनका इस्तेमाल भी हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर प्रमोद तिवारी जो बयान दे रहे हैं तो अगर देखा जाए पूरे कांग्रेस की अगर मैं रणनीति आपको बताऊंगा तो इनको पूरे प्रदेश में यानी कि ओलंपिक में जो उनका परफॉर्मेंस जो भी रहा था, फाइनल में वो हार गई थी या कहे फाइनल में नहीं पहुंच पाई थी अयोग्यता के कारण, लेकिन अगर आप देखिए कि उनके अयोग्य होने के बाद पूरा भारत उनके साथ खड़ा था। पूरी प्रधानमंत्री सहित भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता थे उनके साथ खड़े थे। भारतीय ओलंपिक संघ को कहा गया कि इसके लिए लड़ाई लड़ी जाए और लड़ाई जितना भी लड़ने की कोशिश हुई, जितना भी लड़ाई लड़ना था भारतीय ओलंपिक संघ ने लड़ा, लेकिन जो नियम होते हैं और नियम के तराजू पर वो खरी नहीं उतर पाई, इसलिए वो बाहर हो गई, टूर्नामेंट से बाहर हो गई। तो इसके बाद कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का है कि वो पूरे हरियाणा में कैंपेन करवाएंगे बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट से। तो पूरी तरीके से पॉलिटिकल है और इस घटना को जिस तरीके से रंग दिया गया पहलवानों की इज्जत को लेकर के या बेटी नारी सम्मान को लेकर के, लेकिन अब वो कल खास करके आप देख सकते हैं कल की जो घटना हुई है और उसके बाद ये अंदरूनी सूत्रों से पक्की खबर है कि ये दोनों विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं हरियाणा में। तो इसके साथ ही अगर मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि ये एक्सपोज हो गए हैं और वो जो जंतर मंतर पर धरना था वो सियासी था, तो शायद उनकी बात में दम है, वो गलत नहीं कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए कुमार आलोक। तो इस वक्त के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।